तो साथियों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, तो साथियों देखिए यहाँ तक समझ में आया। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स आप क्या जाने। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? ऑप्टेटिव मीन्स क्या होता है? इच्छा सूचक। ठीक, आप जानते हैं सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। ठीक, तो इच्छा सूचक वाक्य मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक वाक्य। तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये आता कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे कि यही ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य है? ठीक, तो देखिए इच्छा सूचक वाक्य किसके नाम से पता चल रहा है कि जहां इच्छा प्रकट की जाए या ईश्वर से प्रार्थना प्रकट किया जाए, ठीक, या ईश्वर से इच्छा प्रकट की जाए। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक साथियों, ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा सूचक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। ठीक, समझ में आया ना? तो चलते हैं आगे। तो देखिए साथियों, अब इसको हम परिभाषा देते हैं लिखकर। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, सोचते हैं सर वैसे मतलब सोचते हैं टाइम निकल जाएगी, इसलिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद देखिए समझाते हैं। अगर ना समझ में आए तब बताइएगा, गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। देखिए मतलब इसकी डिफिनीशन मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया, अब लिख के इसमें बता रहे हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ईश्वर से या ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट की जाए उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब ऐसे वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या इच्छा प्रकट करते हैं। तो ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हम किसी से इच्छा ना प्रकट करें, अपनी इच्छा व्यक्त ना करें, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक, पर दे ऐसा दिन जाता है। तो कहने का प्राय ये है कि जब हम इच्छा प्रकट करते हैं उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया ना? तो अब देखिए नोट में कहा गया कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक साथियों, ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों को में से प्रारंभ करते हैं और कहा गया कि वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगाते हैं। अभी आप पिछली वीडियो में देखे हैं कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उस वाक्य में भी संबोधन चिन्ह लगता है, लेकिन उसमें कैसे जानेंगे कि वो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो साथियों आप उस वीडियो देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यही है। तो साथियों देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप देख के बता सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसे? देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा जानते रहिए में पहले होता है, MAY में। ठीक, तो देखिए में पहले रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य रहेगा तो वहां में सबसे पहले रहेगा और वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह रहेगा। ठीक साथियों, इतना जानते रहिए। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा? तो इसका देखिए अनुवाद होगा, अब भगवान तुम्हें चिरायु करे। तो हमें सबसे पहले क्या करें, इसमें देखिए इच्छा प्रकट की गई, मतलब उसे इच्छा मतलब दिया गया, उसका मतलब भगवान कह रहा है तुम्हें चिरायु करे, मतलब भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, वहाँ इच्छा प्रकट की गई। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा? तो देखिए इसका अनुवाद ये होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? में लिखना है। यहाँ तक दिक्कत? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है। ठीक, जहाँ इच्छा जिस वाक्य में प्रकट की जाती है वहाँ हम क्या करते हैं? सबसे पहले में लिखते हैं। तो इस वाक्य से, और देखिए वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह जरूर लगा रहेगा। ये आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? में लिख दिया, और उसके बाद लिव यू
यू मतलब तुम्हें लिव लॉन्ग, ठीक, तुम्हें यू लिव लॉन्ग अंत में संबोधन चिन्ह। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखिए मैं तुम्हें का अंग्रेजी यू लिव लॉन्ग मतलब चिरायु करें, मैं यू लिव लॉन्ग, ठीक साथियों समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या लिखें, मैं लिखें, फिर तुम्हें क्या अंग्रेजी क्या है यू हो गई, चिरायु करें लिव लॉन्ग, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं। तो देखिए साथियों दूसरा अनुवाद करते हैं, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें। देखिए कुछ घबराना नहीं है, ठीक, हड़बड़ाना भी नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, ठीक साथियों। तो हमें घबरा के नहीं काम करना, ध्यान से इसे, कोई डर नहीं है, ध्यान से पढ़ो और उसके बाद देखो करो, कैसे नहीं आएगा, गारंटी मैं देता हूँ आपको आएगा जरूर। सबसे पहले हम कोई वाक्य को पढ़ते हैं और वाक्य के पढ़ने से उसमें से भाव निकलता है, और जब भाव निकलता है तो उससे पता चलती है ये वाक्य किस सेंटेंस का है, ठीक साथियों। तो यहाँ देखिए इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे, यहाँ क्या इच्छा प्रकट की जा रही है उसके बच्चे की रक्षा करने के लिए, ठीक। और देखिए वो क्या वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगा है, तो हाँ यहाँ संबोधन चिन्ह भी लगा है। तो जहाँ इच्छा प्रकट की जाती है और वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक। समझ में आ रहा है ना साथियों? चलें आगे, ठीक। कोई दिक्कत अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक साथियों। तो आगे चलते हैं, देखिए अब इसका अनुवाद क्या करते हैं। देखिए सूत्र बना है, कहा गया सबसे पहले मैं लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक साथियों, चाहे ऑब्जेक्ट लिख दें। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें मैं लिखना है, ठीक। अब मैं लिख रहे हैं, कैसे पता चला कि मैं लिखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इच्छा प्रकट की गई है। और कैसे पता चला कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगा है और वाक्य को पढ़ने से पता चला कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है ना साथियों? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे, और मैं लिखने के बाद अब यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ कौन का काम कर रहे हैं, ईश्वर, तो ईश्वर की अंग्रेजी क्या हो गई, गॉड हो गई, ठीक। तो मैं गॉड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना साथियों। तो देखिए ईश्वर तुम्हारे बच्चा की रक्षा करे, ठीक साथियों। तो देखिए इसका अनुवाद अब यहाँ तक समझ में आया ना। अब रक्षा करना का अंग्रेजी मेन वर्ब में लिखना है, तो मेन वर्ब की अंग्रेजी क्या होती है, देखिए यहाँ मेन वर्ब क्या, रक्षा करे, तो रक्षा करना का अंग्रेजी प्रोटेक्ट, ठीक साथियों, प्रोटेक्ट हो गया। और उसके बाद जैसे ही प्रोटेक्ट लिखें उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, तुम्हारे बच्चे की। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे बच्चे की, तो योर बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रन, ठीक साथियों समझ में आया कि नहीं। अंत में संबोधन चिन्ह लगा देंगे, तो मे गॉड प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। अब इंग्लिश वाक्य को देखकर ही पता चल रहा है कि ये किस टेंस में है, ठीक साथियों। देखिए सबसे पहले इस वाक्य को देखिए, सबसे पहले मी है, हाँ है, और अगर मी पहले रहे और वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह रहे, यहाँ देखिए संबोधन चिन्ह रहे, तो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कि अब आप नहीं भूलेंगे कभी भी नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं, हिंदी वाक्य के भी पहचान सकते हैं, ठीक साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट अनुवाद करते हैं। देखिए इसका अनुवाद करते हैं, ईश्वर मुझे सफलता प्रदान करे। देखिए ईश्वर मुझे सफलता प्रदान करे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह है, तो आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ संबोधन चिन्ह है। और इस वाक्य को पढ़ें, ईश्वर मुझे सफलता प्रदान करे। जहाँ देखिए इस वाक्य को पढ़ने से इच्छा प्रकट की जा रही है कि ईश्वर जो हमें क्या करे, सफलता प्रदान करे, ठीक। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक। समझ में आया ना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में अब देखिए अनुवाद क्या करेंगे, कहा गया कि सूत्र मैंने लिखा दिया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैं लिखती हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखेंगे, ठीक। और मैं लिखने के बाद अब देखिए कर्ता कौन है, ईश्वर हमें सफलता दे रहे हैं, इस वजह से गॉड हो गया,
ठीक, तो मे गॉड। अब किसको दे रहे हैं, देखिए मेन और गॉड लिखने के बाद अब सफलता प्रदान करें। देखिए सफलता प्रदान करें कि अंग्रेजी हो, तो देखिए प्रदान करना का अंग्रेजी होते है ग्रांट। ठीक साथियों, लोग नहीं कहते हैं गारंटी दे रहे हैं, अभी मैं भी बोलता हूँ गारंटी देता हूँ साथियों कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आप कभी नहीं अब भूलेंगे, देख के बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो ग्रांट हो गया और उसके बाद किसको, मुझे, मुझे का अंग्रेजी मी हो गई और सफलता प्रदान करें। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो सक्सेस। ठीक, क्या होगा, सक्सेस और अंत में संबोधन चिन्ह। अब इंग्लिश से वाक्य को भी आप देख के बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। कैसे, ट्रिक है, चुटकी हम करेंगे। यहाँ में सबसे पहले जब रहे और वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह रहे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। समझ में आ रहा है ना साथियों। ठीक, तो चलते हैं। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, अनुवाद करते हैं, देखते हैं। तो देखिए साथियों नेक्स्ट अनुवाद क्या है, उदाहरण में जैसे में ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। ठीक, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, हमें सबसे पहले देखना है कौन सा टेंस है। देख रहे हैं कौन सा सेंटेंस है साथियों। हम सबसे पहले वाक्य के अंत में देखेंगे, वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह है, हाँ, और कुछ इससे लगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ऐसा लगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी संबोधन चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है। अब वाक्य को पढ़ेंगे, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, इसका मतलब यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है ना। इच्छा जब प्रकट की जाती है और वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह होता है तो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। समझ आया ना, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो हमें सबसे पहले क्या अनुवाद करना है, हमें क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले हमें लिखना है मैं लिखना है। ठीक, तो क्या लिख दिए, मैं लिख दिए। अब मैं लिखने के बाद अब सब्जेक्ट कौन है, ईश्वर है, तो ईश्वर से हम इच्छा प्रकट करें तो गॉड हो गए। अब देखिए जैसे ही लिखें मैं गॉड, अब उसके बाद देखिए साथियों, तो देखिए अब क्या हुआ, देना। ठीक, देना का अंग्रेजी क्या हो गया, मेन और लिखना है तो ब्लेस। ठीक, अब उसके बाद ब्लेस लिखने के बाद किसकी, तुम ही। ठीक, और विथ ए सन, मतलब उसके साथ में एक पुत्र दी। ठीक साथियों, और अंत में संबोधन चिन्ह लगा दी। अब हमें इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस दिया रहे, सेंटेंस भी सब जानते हैं वहाँ, अगर कोई इंग्लिश का वाक्य दिया रहे, अगर वाक्य में सबसे पहले मैं रहे और अंत में संबोधन चिन्ह रहे तो समझ जाइएगा वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक साथियों, समझ में आया कि नहीं। वैसे तो आप कहते हैं मे आई कम इन, मतलब मे आई कम इन के अंत में फुल स्टॉप होता है, संबोधन चिन्ह नहीं होता, वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ संबोधन चिन्ह लगा है और सबसे पहले मे लगा है। ठीक साथियों, तो यहाँ क्या हो गया, जब वाक्य में पहले मे रहे और अंत में संबोधन चिन्ह रहता है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो चलते हैं। तो देखिए साथियों ये है आपका लास्ट एग्जाम्पल, कहा गया कि ईश्वर हम सबको सफलता प्रदान करे। ठीक, कुछ कठिन नहीं, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक साथियों, सब समझ में आएगा। हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, अगर कोई पूछता है तो हड़बड़ाने से गड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये कहावत है ना। तो वही घबराना नहीं है ना हड़बड़ाना है, ध्यान से सुनना उस बात को, कोई अगर पूछ और उसके बाद सुनने के बाद उसका जवाब देना, या कोई कह रहा है इसका अनुवाद करो तो पहले वाक्य को पढ़ो ध्यान से। ठीक, कठिन नहीं है साथियों, मैं गारंटी देता हूँ आएगा। ठीक, कुछ नहीं कठिन है, ये जानते रहिए। ठीक, और साथियों देखिए टारगेट है 1K सब्सक्राइबर, अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो साथियों हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जब करेंगे तुरंत उसका जवाब मिलेगा। लेकिन इस समय आप कमेंट करेंगे सर यहाँ समझ में नहीं आया या समझ में आ रहा, इस ऐसी वीडियो का बना इस पर, तो
हम देखने के बाद बनाएंगे उसका जवाब, लेकिन जब लाइव आ जाएंगे तो उसका जवाब हम तत्काल दे देंगे। ठीक साथियों, इसीलिए कह रहे हैं कि 1 के सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों को अगर अच्छी लग रही है वीडियो। ठीक साथियों, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलते हैं, देखिए इसका अनुवाद क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वाक्य को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। कह रहा है ईश्वर हम सबको सफलता प्रदान करें। क्यों नहीं साथियों, हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं, सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी कुछ बनने के लिए देख रहे हैं। ठीक साथियों, तो देखिए अब वाक्य के अंत में देख रहे हैं कि संबोधन चिन्ह है। संबोधन चिन्ह है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 2 सेंटेंस हो सकते हैं। लेकिन हमें देखना है क्या है, इस वाक्य को पढ़ने से क्या हमें निकला, ईश्वर हम सबको सफलता प्रदान करें। हमें ये इस वाक्य को पढ़ने से ये भाव निकल रहा है कि यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है कि ईश्वर हम सबको क्या करें, सफल कर दें, सफलता प्रदान करें। ठीक, तो जब ईश्वर से सफलता प्रदान की जाए, इच्छा प्रकट की जाती है और वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह होता है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय करना क्या, सबसे पहले देखिए में लिखना है। ठीक, जो लोग कहते हैं ना बहुत कठिन है, अरे उनसे कह दो कोई कठिन नहीं। ठीक साथियों, तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, में होगा। और में लिखने के बाद अब आप जान गए ना कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखना है, में लिखना है। और में लिखने के बाद जैसे ही अब हम कहाँ किससे इच्छा प्रकट करें, ईश्वर से, तो ईश्वर हमारे करता हुए कि नहीं, गॉड हुए। तो ईश्वर की अंग्रेजी क्या होती है, गॉड होती है। ठीक, और साथियों उम्मीद है आप अधिक से अधिक मीनिंग याद कीजिए, जितनी भी आपके क्रिया होते हैं उन सभी मीनिंग याद कर लेंगे ना, चुटकी हमारा काम करेंगे। ठीक साथियों, तब देखिए में गॉड, अब उसके बाद मेन वर्ग की अंग्रेजी मतलब वर्ग की जानना ही और अदर भी जानना है, ऐसा नहीं है। तो देखिए अब देखिए क्या हो गया, में गॉड लिखने के बाद मेन वर्ग लिखना है। मेन वर्ग यहाँ क्या करना है, प्रदान करे। ठीक, प्रदान करना, देखिए साथियों सफलता प्रदान, गारंटी। ठीक, ग्रांट होता है, गारंटी वर्ड सुने है ना, गारंटी, ग्रांट मीन्स होता है प्रदान करना। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, इसका अनुवाद ग्रांट हो गया। तो मे गॉड ग्रांट, अब किसको सफलता प्रदान कर रहे हैं, ईश्वर हम सबको, तो ऑल ऑफ अस। ठीक साथियों, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस लिखने के बाद अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सफलता का अंग्रेजी क्या होती है, सक्सेस, आप सभी लोग जानते हैं। और सक्सेस की स्पेलिंग भी, सबकी स्पेलिंग याद कर लेना साथियों, क्योंकि कभी कभी लोग स्पेलिंग मीनिंग सभी लोग पूछने लगते हैं, तो इसी वजह से मीनिंग याद करना हम सबका काम है। मीनिंग याद रहेगी तो हम तुरंत लिख सकते हैं, सही सही लिख सकते हैं। तो इसी वजह से अब देखिए वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगा और वाक्य के पहले में लगा, तो जब वाक्य के पहले में रहे और अंत में संबोधन चिन्ह रहे तो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक साथियों, तो इसका अनुवाद क्या हुआ, मे गॉड ग्रांट ऑल ऑफ अस सक्सेस। ठीक, तो समझ में आया है, तो इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक साथियों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो साथियों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, अपने दोस्त यारों को, और उन्हें बताइए कि साथियों ये बहुत अच्छा चैनल है, इस पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब तो हम कभी नहीं भूलेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक साथियों, देख के बता सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए